वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आवेश का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इसका पहला पार्ट अवश्य देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, ताकि आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आवेश का दूसरा पार्ट। उसके लिए हम कल जो पढ़े थे उसका एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए पूछा गया है, किसी निकाय में +E, -3E, 5E और -7E आवेश है। उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? तो हम इसको कैसे हल करेंगे? कल आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टीज बताया था आवेश का, और वो क्या प्रॉपर्टी था? आवेश का योज्यता गुण। आवेश का योज्यता गुण जो क्या बोलता है, किसी भी निकाय में उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश बराबर, कुल आवेश बराबर कितना हो जाएगा? देखो, +E, -3E, +5E और -7E। तो बीजगणितीय योग के नियम के अनुसार क्या होगा? देखो, +5E और E कितना हो जाएगा? 6E +6E, माइनस माइनस क्या होगा? -10E। तो आंसर कितना आएगा बेटा? -3E। तो उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? -3E, -3E। गुड। अब इसके बाद आवेश के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज है आवेश का। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान के बिना, द्रव्यमान के बिना आवेश, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, संभव नहीं है। जबकि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, संभव है। क्या बोल रहे बेटा? द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जैसे अपन एग्जांपल में देखते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया था कल? +1.67 × 10⁻19 कूलम। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.67 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? 0। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 × 10⁻19 कूलम। इससे प्रूफ होता है, देखो, द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। एक और एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश है मतलब इसमें जरूरी है क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमान के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं है। द्रव्यमान है तो आवेश भी हो सकता है, तो भी रहेगा, और आवेश नहीं है तो भी होगा। यही बात ये प्रॉपर्टी बताता है। तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। ठीक, गुड। अब नया प्रॉपर्टी देखते हैं।
नया प्रॉपर्टी, इसको बोलते नया प्रॉपर्टी। देखिए, चार्ज इज इनवेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लेते कोई भी पिंड है, ये पिंड है, मान लो इसका वेग कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। इस पर आवेश कितना है? 10 कूलम। कितना बेटा? 10 कूलम। अब कितना भी वेग से इसकी स्पीड बढ़ा, मान लो हमने 60 को और बढ़ा दिया 80 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आवेश कभी नहीं बदलता है। अर्थात आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता। वो आवेश उतना ही रहेगा उस पिंड पर, चाहे पिंड का वेग कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, अगर कोई चार्ज रेस्ट में यानी कि विरामावस्था में है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश विरामावस्था में है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर यही आवेश नियत वेग से गति करता है, कौन सा वेग से गति करता है? नियत वेग से। अगर यही आवेश नियत वेग से गति करता है, अगर ये नियत वेग से गति करता है तो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगर आवेश विरामावस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किंतु अगर कोई आवेश एक्सेलरेट होता है, अर्थात त्वरित होता है, अगर कोई आवेश त्वरित होता है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही करेगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और ऊर्जा उत्पन्न करती है, विकिरण उत्सर्जित करती है। याद रखना। तो अगर आवेश त्वरित होती है तब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विकिरण भी उत्सर्जित करती है। यह आपको ध्यान। अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्या देख रहे बेटा? आवेश का एक स्पेशल प्रॉपर्टी देख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ये क्या है पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करते मान लेते हैं ये पिंड हमारे पास, क्या है बेटा? पिंड। अब इस पिंड में आवेश कब आएगा? या तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करे या इलेक्ट्रॉन इस पिंड में जुड़े। इस पिंड में आवेश कब आएगा भाई बताओ? जब इस पिंड से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या इस पिंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, एंटर करे, तभी तो पिंड आवेशित होगा। तो मान लेते हैं कि ये पिंड अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उतने के बराबर आवेश आएगा। इसी प्रकार अगर मान लो यार 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके बराबर आवेश आएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके बराबर आएगा। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? मान लो अगर ये पिंड Ne इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब इस पिंड पर आवेश क्या होगा? तब इस पिंड पर आवेश, पिंड पर
आवेश, पिंड पर आवेश, पिंड पर आवेश, तब इस पिंड पर आवेश कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कुछ भी लिखे, कैपिटल क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होगा। तब इस पिंड पर आवेश प्लस माइनस एन ई होगा। तब इस पिंड पर आवेश कितना होगा? प्लस माइनस एन ई होगा। अर्थात ये नियम क्या बताता है? किसी भी पिंड लिख सकते हैं या पदार्थ लिख सकते हैं या वस्तु लिख सकते हैं। किसी भी पिंड ऑब्लिक पदार्थ या वस्तु पर आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो पिंड पर आवेश कितना आएगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब आता है प्लस, क्या बताता है? प्लस और माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इस पिंड पर जो आवेश आएगा उसकी प्रकृति बताता है। क्या बताता है बेटा? उसकी प्रकृति बताता है। प्लस आवेश मतलब पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तब उस पिंड में कौन सा आवेश आएगा? प्लस। माइनस कब आएगा? जब पिंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते या जुड़ते हैं, तब ऋण आवेश आएगा, तो प्लस और माइनस केवल पिंड की क्या बताती है? प्रकृति, कि उसमें धनात्मक आवेश आएगा कि ऋणात्मक आवेश आएगा, यह आपको ध्यान रखना। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह संख्या हमेशा किसमें होगा? पूर्णांक में। किसमें होगा? पूर्णांक में। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। 99 कंडीशन में हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ही बताता है, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक्सेप्शनल, जब हमको किसी भी परमाणु के नाभिक में अगर हमको आवेश पूछा जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन की हम क्या यूज करेंगे? प्रोटॉन की संख्या। क्या यूज करेंगे बेटा? प्रोटॉन की संख्या। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि नाभिक में तो प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन तो मिलता ही नहीं है, तो याद रखना। तो एन क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमेशा पूर्णांक में रहेगा। लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशन आप में अगर पूछ देगा किसी परमाणु के नाभिक में कितने आवेश है, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन के हमें प्रोटॉन, तब उसके हम क्या यूज करेंगे? प्रोटॉन यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हमेशा किस में रहेगा? पूर्णांक संख्या में। कभी भी इसका मान क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन में, जैसे कि 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, ये नहीं हो सकता, है ना। ये आपको ध्यान, हमेशा किस में रहेगा? ये पूर्णांक संख्या में रहेगा। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये ई क्या है? ई है ना, इलेक्ट्रॉन आप लिख कर दिया करो, प्रोटॉन के आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड। परिमाण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्नीट्यूड। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस 100 नहीं करना। आवेश क्यों लिखा? वही, फिर वही कंडीशन, अगर हमको नाभिक में आवेश पूछेगा तो प्रोटॉन की संख्या लेना पड़ेगा। तो ई क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन के आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। केवल आपको इतना लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। ई का मतलब क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। माइनस लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, प्लस 100 कर दिए तो प्रोटॉन बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना,
ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है? किसी भी पिंड या पदार्थ या वस्तु पर आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पिंड पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पर किसी पिंड पर प्लस 1 कूलाम, किसी पिंड पर प्लस 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश स्थित है, तो इस पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो हमको प्रश्न में क्या दिया है? किसी पिंड पर 1 कूलाम आवेश स्थित है, तो इस पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो हमको देखो बेटा क्या दिया है, पिंड पर आवेश कितना है? 1 कूलाम आवेश। इससे हमको पता चल रहा है 1 कूलाम आवेश है, मतलब और वो भी नेचर का इसका प्लस है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को खोएगा तभी तो प्लस आवेश आएगा। तो ये आपको ध्यान, तो सूत्र क्या लगाएंगे? Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। अब देखो हमको क्या दिया है, पिंड का आवेश कितना दिया? 1 कूलाम। प्लस और माइनस आपको मैं बताया था, केवल क्या शो करता है? नेचर, पिंड की प्रकृति को शो करता है, नेचर को शो करता है, इसलिए हम यहां नहीं लिखेंगे। ये आपको ध्यान। एन का वैल्यू चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉनों की कमी पता करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है, एन। ई का वैल्यू कितना आता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, 19 कूलाम। ये देखो, तो कूलाम कैंसिल हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, कूलाम कैंसिल, 1/1.6 इंटू पावर माइनस 19। अब इसको हल कैसे करें? तो हम देखो इसके पावर को ऊपर ले चलो, ये होगा प्लस 19, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा ऊपर? 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 16। इस 19 में से एक जीरो इसको दे दो, ये हो जाएगा 100 अपॉन 16, 10 टू पावर 19 आ गया। अब 16 से डिवाइड कर लीजिए, आसान पड़ेगा बच्चे। तो 16 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 16 6 जा 96, कितना बच गया? 4, पॉइंट लगा लीजिए, 40 हो जाएगा। 16 2 जा 32, कितना बचा? रिमेनिंग 8। फिर इसको जीरो बढ़ा लीजिए, 80, तो 6 5 जा 80। इतना इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। कितनी इलेक्ट्रॉन की? इतनी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। देखो, तो एन बराबर 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब 1 कूलम आवेश किसी भी पिंड पर आता है तो इतना इलेक्ट्रॉन उस पिंड से लूज करता है, इतना इलेक्ट्रॉन वो खोया है पिंड, या इतना इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हुई है, तब जाकर 1 कूलम आवेश आता है। यानी 1 कूलम आवेश बिग चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है। हमको सामान्यतः देखते हैं से ऐसा लगता है 1 कूलम चार्ज यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ऐसा लगता है। देखो कितना निकला है? 6.25 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब उस पिंड पर जाकर 1 कूलम आवेश आता है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक। बेटा हमने सूत्र में क्या देखा? Q बराबर प्लस माइनस एन। थोड़ा सा और अगर अपन जनरल नॉलेज की बात करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, एन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। ई क्या बताता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और वो भी केवल क्या लिख रहा है? उसका मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस क्या शो करता है? उस पिंड में उपस्थित आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति। यह आपको ध्यान रखना, आवेश की प्रकृति बताता है। यह आपका
अब हम जो E लिखते हैं, E मीन्स इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलो या प्रोटॉन का आवेश, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कितना लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। किसी भी पिंड में आवेश आने के लिए कब आता है आवेश, जब वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसलिए हम इस E को यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल इकाई बोलते हैं। आवेश का मूल इकाई, आवेश का मूल इकाई भी कहते हैं, आवेश का मूल इकाई भी कहते हैं E को। E को क्या बोलते हैं, E या इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को क्या बोलते हैं, मूल इकाई भी कहते हैं, मूल इकाई। लेकिन आपको थोड़ा और जनरल नॉलेज की बात बता दें, है ना, नए थोड़ा जनरल नॉलेज की बात है। रिसेंटली हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसेंटली, है ना, हमने क्या बोला, इस सिद्धांत में क्या बोलते हैं कि n का वैल्यू कभी भी पूर्णांक नहीं हो सका। लेकिन जो रिसेंटली खोज हो रहा है, साइंटिस्ट लोग जो नई नई खोज कर रहे हैं, अभी साइंटिस्ट लोग 2 और इससे भी छोटा आवेश ढूंढ चुके हैं। जैसे एग्जांपल +-E/3 और +-2/3E, ये 2 और चीज खोज चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसको हम लोग, चूंकि ये 2 होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया क्वार्ज। क्या नाम रखा गया बेटा, क्वार्ज, क्वार्क्स, क्वार्क्स। चूंकि ये 2 इसलिए इसका नाम क्या रखा जाए, क्वार्क्स। ये आपका क्वार्क्स का मतलब होता है 2, जैसे डाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, उसी प्रकार क्वार्क का भी मतलब क्या होता है, 2 होता है। ये आपको ध्यान, अभी केवल 2 ही खोजे गए, +-E/3 +-2E/3। और ये क्वार्क्स को कैसा मानते हैं साइंटिस्ट लोग, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने ही है। क्या मिलकर बने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, ये आपको ध्यान। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क। लेकिन अभी भी हम E को ही मूल इकाई मानते हैं, सबसे छोटा इकाई मानते हैं आवेश का। भले हमारे पास 2 और छोटे आवेश प्राप्त हो चुके हैं साइंटिस्ट लोग को, फिर भी हम इसको क्वांटमीकरण सिद्धांत में लागू नहीं करते। अभी भी हमारा क्वांटीकरण सिद्धांत में क्या है, n हमेशा क्या होगा, पूर्णांक संख्या में ही होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या में ही होगा, ये आपको ध्यान रखना। डील करते हैं, देखो बेटा, नया प्रश्न लेते हैं। नाभिक नाइट्रोजन 714, नाभिक नाइट्रोजन, कुल कितना आवेश है, कुल कितना आवेश है। अब हमको क्या पूछा गया, नाइट्रोजन के नाभिक में कुल कितना आवेश है। तो आपको पता है कि हमको नाइट्रोजन परमाणु, ये जो नाइट्रोजन का परमाणु है, इसके नाभिक में 2 ही कण होंगे ना। एक कौन सा होगा, प्रोटॉन, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 2 ही कण मिलते, एक प्रोटॉन मिलेंगे और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो मालूम है कि इनमें कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है, पॉजिटिव आवेश। यानी नाभिक में जो भी आवेश होगा वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण होगा। अब हमको पता करना है कि इस प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो इससे आपको देखकर बता सकते हैं। 7 प्रोटॉनों की संख्या को शो करता है ये, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 7। प्रोटॉनों की संख्या 7 हो गई। तो हमारा सूत्र क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या है, Q बराबर N इंटू E। प्लस माइनस क्या शो करता है, प्रकृति। हमको पता है नाभिक में कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव होता है। N का वैल्यू कितना लिखेंगे, 7। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का गुणा कर दीजिए 6 से पहले, कितना आएगा, 7 छक्के 42, 2 कैरी कितना आएगा, 4, 7 एकम 7, 7 4 11, ये आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11.2 गुणित 10 की घात -19 कूलम।
लेकिन हम जब भी आंसर लिखते हैं वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं। तो ये दशमलव हम कहां शिफ्ट कर देंगे, यहां 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, इतना कूलाम आवेश होगा। कितना कूलाम आवेश होगा भाई, इतना। तो नाइट्रोजन के नाभिक में कुल आवेश कितना होंगे, 1.12 गुणित 10⁻⁻18 कूलाम आवेश होगा। ठीक, ये आपको किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड में स्थानांतरित है ना, किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण होने में कितना समय लगेगा। तो हमको पता है कि जब हम किसी भी पिंड में 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करना है, यानी उसमें 1 कूलाम आवेश आया है, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती प्राप्त करने के लिए, 6.25 गुणित 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणित 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 19 के 18 भाई 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इतना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए। अब हमको क्या दिया है, 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है 1 सेकेंड में ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने के लिए 1 सेकेंड लगता है तो कुल समय कितना आ जाएगा, कुल समय में 6.25 गुणित 10⁻18 बटे 10⁹ तो कुल समय कितना लगेगा, 10⁹ अब इसको हल कैसे करेंगे, अभी हमारे पास जो समय आएगा ये सेकेंड में आएगा, क्यों, क्योंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने के लिए कितना समय लगा, 1 सेकेंड। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, तो 9 कट जाएगा, तो 6.25 गुणित 9 ये हमको मिलेगा, जो समय मिलेगा भी सेकेंड में मिलेगा। अब इस समय को ये बहुत ज्यादा समय दिख रहा है सेकेंड में, हम इसको बदलते हैं। अगर हम इस समय को क्या बदलना चाहें, मिनट में,
तो हमको कितने डिवाइड करना पड़ेगा मिनट में बदलने के लिए, बोलो बेटा 60, तो ये मिनट में आएगा। हम मिनट को भी घंटा में बदलना चाहे तो फिर 60 का डिवाइड करेंगे तो ये घंटा में आ जाएगा। घंटे को दिन में बदलना है तो 24 का डिवाइड करना पड़ेगा। 24 को अगर ईयर में बदलना है तो 365 का। जब हम 365 को भी डिवाइड कर देंगे तब ये आंसर ईयर में आएगा, और इसको जब हम डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 198.18 ईयर। इतना वर्ष लगेगा, इतना वर्ष लगेगा, इतना वर्ष। तो इतने वर्ष में एक कूलाम आवेश उसमें स्थानांतरित होगा। कब? अगर उसकी ट्रांसफर होने की रेशियो 1 सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरण हो रहा है, तब जाकर एक पिंड में आवेश आने में कितना समय लगता है 198.18 वर्ष लगेगा। 198.18 वर्ष लगेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बेटा। क्या किसी पदार्थ में 6 गुणित 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? प्रश्न क्या है? क्या किसी पदार्थ में 6 गुणित 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? माइनस कर लेते इसको, है ना, क्या ले लेते बेटा इसको, माइनस हो सकता है। तो ये प्रश्न क्या है, यस या नो। तो अब इसको हम चेक करेंगे कैसे। पूछ रहे हमसे कि क्या किसी पदार्थ में 6 गुणित 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है। तो इसको फिर हल करने के फिर वही सिद्धांत, Q बराबर N इंटू E। अब हम इससे चेक कैसे करें, N के मान से। अगर ये N का मान पूर्णांक आ गया तो ये संभव है, और अगर इस N का मान फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या बोलता है कि N हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में। तो चलो चेक करके देखते हैं क्या ये पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं। तो N बराबर क्या मिलेंगे, Q बटे E। Q का मान कितना है 6 इंटू 10⁻−18। E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो कूलाम कूलाम कैंसिल हो जाएगा दोनों का। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 19 18, तो 18 से 18 कैंसिल करा लीजिए, -1 बचेगा। इस -1 को ऊपर ले लेंगे तो +1, तो +1 मतलब ये हो जाएगा 60, और यहां आ जाएगा 1.6। इसको भी हटा लीजिए तो ये होगा 600/16 अब इस 16 से डिवाइड कर लीजिए तो 16 3 जाएगा, 16 तिया 48, कितना बचा 16 तिया 48। तो 48 में से 12 को 60 को घटाएंगे कितना बचेगा 12, इधर 0 कर लीजिए 120, तो कितने जाएगा 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, कितना बच गया 8, कितना बचा भाई 8। फिर दशमलव लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा 80, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो n का मान किसमें आया है 37.5, जो कि पूर्णांक नहीं है।